और ये दौड़ते हुए मेजर गौरव आर्या की भी एंट्री स्टूडियो में आपसे मिलने के लिए वो भी बेताब हैं। पीके श्रीवास्तव एयर मार्शल भी हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर दूं जरा। प्रतिशोध आप देख रहे हैं पीओके को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। पीओके को लेकर भारत की पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी। विदेश मंत्रालय ने कहा पीओके जल्द खाली करे पाकिस्तान। इनफैक्ट पिछले 15 दिनों के भीतर ये दूसरी बार भारत की तरफ से असर्ट किया जा रहा है जल्दी खाली करो पीओके। पाकिस्तान मोस्ट वांटेड आतंकियों को सौंपे। एमईए ने यह भी कहा। एमईए की तरफ से यह पोस्चरिंग बहुत कुछ कहती है। 15 दिन एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार यह कहा जाना पीओके को जल्दी खाली करो, और दूसरे यह भी कहा जाना कि भारत के जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं उनको जल्दी सौंपो। यह डोजियर से आगे की बात है। डोज कंटिन्यू कर रही है प्रतिशोध के तौर पर। प्रधानमंत्री ने आज प्रतिशोध को और नए आयाम दे दिए। उन्होंने कहा यह प्रतिशोध ये सिर्फ शोध प्रतिशोध नहीं, ये न्याय के लिए लिया जा रहा प्रतिशोध है। मेजर गौरव आर्या मेरे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की बात पर तो हम जाएंगे। एमईए ने जो ये कहा जी, इसके मायने क्या है? देखिए, मैं दिनेश एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए कि भारत ने अब एक मन बना लिया है कि जहां ऑपरेशन सिंदूर है, जहां काइनेटिक तरीके से ठोका जा रहा है पाकिस्तान को, यहां डिप्लोमेटिक तरीके से लगातार दर लगातार पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है। कोई ऐसा दिन ना जाए जब पाकिस्तान के ऊपर या तो काइनेटिक प्रेशर ना हो, यानी कि तोप गोला बारूद का प्रेशर ना हो, या पाकिस्तान के ऊपर पानी का प्रेशर ना हो, या फिर पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर ना हो, स्पोर्ट्स का प्रेशर ना हो। पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम भारत ने बना दिया। और रोज पाकिस्तान, दिन के हर पहर पाकिस्तान ये प्रेशर फील करेगा। ये जो कहने वाली बात है ना कि आप हाफिज सईद को सौंपिए, सीधी बात है, आपने रख रखा है यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है हाफिज सईद। वो क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर? क्यों उसको वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है? क्यों उसको आप अपने बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना वाली रिस्पेक्ट दे रहे हैं? वहां पे वापस करो भारत को। दाऊद इब्राहिम क्या कर रहा है वहां पे? मौलाना मसूद अजहर क्या कर रहा है? वापस करो। एक और बात जो भारत अक्सर कह रहा है पाकिस्तान से, और ये 2-3 बार कह चुका है, अब देखिए इसमें भी प्रेशर है कि पीओके तुम्हारा नहीं है, खाली करो खाली करो। अब भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है पाकिस्तान की तरफ। नहीं, अब गौरव जी, ये तो यूएन रेजोल्यूशन में भी था कि पीओके को खाली करो जी। पहला स्टेप तो उसका वही था सर। गए थे आप सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहला स्टेप वो था जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बात करते हैं ये लोग, प्लेबिसिट के बारे में पाकिस्तानी कहते हैं कि वहां पे वोट होना चाहिए, कश्मीरी अपना फैसला करेगा। ओ भाई, उसका पहला स्टेप तो ये है कि तुम लोग खाली करो, तुम खाली करो। तो पाकिस्तान क्या है, हमारे गले में वो हार पहना देता है हर समय कि इंडिया ने रोक रखा है। पहला कदम तो पाकिस्तान को करना है दिनेश। पहला कदम पाकिस्तान को उठाना है, इसलिए जल्दी उठाए, क्योंकि कदम सलामत रहते रहते कदम उठा लो। आगे पैर चले ना चले, पीएम मोदी का पाकिस्तान का को लेकर स्पष्ट संदेश है। अब बात सिर्फ पीओके तक नहीं रहने वाली। पीएम मोदी ने कह दिया है पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न ही टॉक्स होंगे। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। और दुनिया बहुत अच्छे से जानती है, पाकिस्तान तो खैर अच्छे से जानता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते वो तो जरूर करते हैं। और अभी बहुत कुछ ऐसा है जो वो नहीं कह रहे हैं। पाई पाई के लिए मोहताज तो खैर करा देंगे, लेकिन यहाँ पीओके को लेकर ये असर्शन सर जी, ये एमईए की तरफ से लगातार ये हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर कहा जाना जी, प्रधानमंत्री का इस बड़ी रैली में कहना जी, गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं संसद में इसके लिए जान दे देंगे। क्या इज देयर एनीथिंग वेरी बिग वेरी सून ऑन द वॉल सर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंडियन आर्मी वहां पे पीओके के अंदर घुस रही है और कब्जा, वो नहीं। हम लोग जो देख रहे हैं ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, और ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि मोदी सरकार ऐसा कर रही है। सरप्राइजिंग ये है कि चारों तरफ, जैसे अभी मोदी जी को आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पाई पाई के लिए मोहताज। इसका मतलब क्या है? ये उन्होंने मुहावरतन नहीं कह दिया। बात यह है कि जो आईएमएफ से पैसा लेता है पाकिस्तान, हम उसको ब्लॉक करेंगे। जो वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता है हम उसको ब्लॉक करेंगे। जितनी पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्कीम्स चलती हैं हम उनको ब्लॉक करेंगे। हम चाइना पर भी प्रेशर डालेंगे कि पाकिस्तान मोहताज हो जाए पाई पाई के लिए। जितने चैनल से अभी तक
वहां आतंकवाद के इस पौधे को खाद पानी मिलता रहा है, उस सबको ब्लॉक किया जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाया है। कूटनीति से, अर्थनीति से, मिलिट्री एक्शन तो खैर कहीं दिया गया है कि बंद नहीं होगा, ये थप्पड़ पड़ते रहेंगे। पीओके में बगावत चल रही है। वहां के लोग जो कह रहे हैं कि हमको तो भारत के साथ भैया मिलना है जल्दी, खैर उनको ये पहले कहा जा रहा है कि यहां से चलो, खाली करो। सर ये वहां को लेकर जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहा जा रहा है कि इसको व्यावहारिक रूप से भी देखना पड़ेगा, इस लिहाज से भी देखना पड़ेगा कि चाइना को वहां इन्वॉल्व करके पाकिस्तान ने अपने लिए शील्ड तैयार करने की कोशिश की है। इसको आप कैसे देखते हैं? दिनेश, पाकिस्तान सोचता है कि वो शील्ड तैयार कर रहा है। अब देखिए, आप एक ही चीज को देख लिए, PL-15 पाकिस्तान को दिया उसने, ये EW वल्नरेबल था जो उसको दिया। बहुत सीधा सवाल पूछता हूं सर, मान लीजिए पीओके को लेकर भारत ने कोई एक्शन किया, क्या चाइना का कहीं रोल देखते हैं? वो चुपचाप रहेगा, पीछे रहेगा, बैकफुट पर रहेगा? आप देखिए, हमें एक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लीगली पीओके को पाकिस्तान को खाली करना है। ये तो यूएन की बात हो रही है ना, तो अर्थनीति भी है। लेकिन ये जो आप जिसको न्याय नीति बोलते हैं, अगर न्याय संहिता के हिसाब से भी देखिए तो पहली जिम्मेदारी है पाकिस्तान की पीओके को खाली करना। तो हम तो वही चीज मांग रहे हैं जो लिखी हुई है। मेजर गौरव आर्या कुछ जोड़ना चाह रहे हैं बहुत जल्दी से सर। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला था ना कि अंदर घुस के बैठ जाओ, बिल्कुल ठीक वाली बात, जो बिल्कुल ठीक थी ओवैसी की। हम ये पहले भी कर चुके हैं एक बार, ये पाकिस्तानी पोस्ट पे जाके बैठ गए, पाकिस्तानियों को 4 थप्पड़ मारे, भगाए वहां से, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा करके ले लो पीओके, अंदर घुस जाएगी सेना। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कोई यहां पे मैं ऐसी बात नहीं कह रहा जो पहले नहीं हो चुकी है। आप किसी भी पुराने फौजी से पूछिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपनी सर्विस दे चुके हैं, वो आपको यही बात बताएंगे कि पोस्टों पे बमबारी होती है और हम लोगों ने पोस्ट ले चुके हैं हम पहले पाकिस्तान से, कोई नई बात नहीं है, ये दोबारा ले लो। LOC के पार धीरे धीरे जाओ यार, और लेते जाओ अपने हिस्से का और बना लो एक दिन अपनी सरकार। ISI की बड़ी साजिश का खुलासा, पाकिस्तान हाई कमीशन में ISI का जाल, पाकिस्तान हाई कमीशन जासूसों का अड्डा। मुझे बहुत दुनिया, जरा क्या कहा उन्होंने? इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। एयरबेस जो कहलाता था वो जमीन में इस हाल में पड़ा हुआ है कि वहां से कोई फ्लाइट संचालित नहीं हो पा रही है। 11 एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में तो ये फिर भी पीएम ने असल में एक राहत दी है कि केवल एक ही नाम लिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि जहां वो मौजूद है उसके बारे में भी दावा किया गया था कि यहां नुकसान पहुंचाया गया। यहां तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रहीम यार खान का यार हाल बुरा है। ये जो रहीम यार खान या इस तरीके के तमाम एयर बेसेस खुद उनको अपना बेस वहां GHQ शिफ्ट करके दूसरी जगह जाने की जो पड़ रही है, ये वहां ठीक है बना दिए गए हैं फील्ड मार्शल जी। असल में हालात क्या है? देखिए भाई, सिंपल सी बात है दिनेश, मैं आपको एक बात बताता हूं। पाकिस्तान 2 चेहरे हैं। एक जो है सच, जो कि जनरल आसिम मुनीर, या सॉरी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पता है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पता है कि हमारे साथ हुआ क्या है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को लॉलीपॉप और चूरन खिलाने वाली बात है कि साहब हम जीत गए, सब लोग बोलो हम जीत गए, कम ऑन, सब लोग हाँ जीत गए। तो PSL में चल रहा है जीत गए। अच्छा, पाकिस्तानी कह रहे थे यार परसों तो हमारे घर के बगल में मिसाइल पड़ी थी, हम आज कैसे जीत गए? कह रहे नहीं, तुम्हें नहीं पता है। अगर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है तो इसका कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ वजह होगी। यही तो वजह है। क्या वजह है? हम जीत गए। ये चल रहा है वहां पे। हम जीत गए। अब इनको खुद नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान से आवाजें आ रही हैं धीरे धीरे कि यार भारत जब अपनी ब्रीफिंग देता है तो वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है, वो प्रूफ दिखाता है। तुम्हारा प्रूफ कहां है? तो दूसरा कहता है तुम गद्दार हो, तुम सबूत मांग रहे हो अपनी फौज से, तुम गद्दार हो। ये सब चल रहा है वहां पे। अब वो जो यूफोरिया था, जो फेक क्रिएट, देखिए शुगर रश होती है ना, आप 4 चम्मच चीनी
पी लीजिए तो आप में वो एनर्जी आ जाती है, लेकिन होती है 10-15 मिनट की। 10-15 मिनट, लेकिन 10-15 मिनट में भी ये जो आपने जहां से शुरुआत की बात की बातें तो मैं उतनी ध्यान से सुन नहीं पाया। आपने जब फील्ड मार्शल कहा ना, अभी तक मेरा दिमाग वहीं घूम रहा है। और आप बता रहे थे कि ये जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, ये जगह बहुत खास है। क्यों बहुत खास है? क्योंकि यहां पर एक समर है, SAMAR। समर का नाम सुन के ही आपको समझ में आएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल अश्योर्ड रिटेलिएशन। विश्वसनीय प्रतिशोध। विश्वसनीय प्रतिशोध। ये प्रतिशोध की यहां भी खासियत है, जो देखते हैं आप उसकी क्रेडिबिलिटी अनमैच्ड है। खैर, ये जो है समर, ये किसका काम क्या है? ये समर ये है कि हमने खुद बनाई है, बल्कि इसको भारतीय वायुसेना ने बनाया है अपने ही सिस्टम से, इंजीनियरिंग सिस्टम से। और इसमें क्या बात है, जो हमारी एक्सपायर्ड मिसाइल्स थी R-27, R-73, उससे समर 1 और समर 2 बनाया और एयर डिफेंस में लगा दी। और उससे जो ड्रोन्स आपके हैं, जो लो लेवल मिसाइल्स आ रही हैं या आपके एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, उसको इंगेज किया। और उसकी वजह से ये नाल पर हैं प्रधानमंत्री जी। नाल एयरफोर्स पर उन्होंने अटैक किया था, कुछ नहीं हुआ। तो आप सोचिए आत्मनिर्भरता कहां तक पहुंची है। इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। जो चीज हमारी एक्सपायर्ड होगी उसका भी इस्तेमाल किया और उससे भी मारा। सरफेस टू एयर मिसाइल अश्योर्ड रिटेलिएशन, विश्वसनीय प्रतिशोध। विश्वसनीय प्रतिशोध। आगे देखिए, बीकानेर से पीएम ने पाकिस्तान को आईना भी दिखाया। एटम बॉम्ब की गीदड़ भभकियों से अब भारत डरने वाला नहीं। आतंकी और आतंक वाली सरकार अलग नहीं है। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जब जनता को उन्होंने एड्रेस किया था तो उन्होंने यही कहा था कि अब आतंकियों में और आतंक के रहनुमाओं में, आतंक को पालने वाली सरकारों में हम कोई फर्क नहीं करेंगे। और यह बात फिर से कहा जाना ये बताता है कि आने वाले दिनों में वो मशीनरी जो अपने आप को अलग कर लेती थी, ये कहती हुई तो डीप स्टेट है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये जो एक लिफाफे में सबको डाला है, मेजर गौरव आर्य, इसका इंपॉर्टेंस बताइए। देखिए, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अभी तक पाकिस्तान क्या कहता था, पहली बात तो मना कर दो कि 26/11 का हमें कोई लेना देना ही नहीं है, भारत ने खुद कर लिया। दूसरी बार फिर पाकिस्तान कहता हां हमारे कुछ लोगों ने कराए लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ हैं हमारे भूले भटके लोग, बहके हुए लोग, जैसे कि अजमल कसाब, राइट। अब इशू अब ये हुआ है कि भारत का ये कहना कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तानी है ना, ठुकेगा। साफ सीधी बात है, तुम्हें पता था नहीं पता था, तुम्हारे स्टेट का लेना था देना था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और एक और बात बड़ी अहम, अगर भारत के अंदर अटैक होता है, चाहे उसमें पाकिस्तानी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ना हो, अगर यह पता लग गया कि आपने इंडोक्ट्रिनेशन कराया, आपने ट्रेन कराए, आपने फाइनेंस कराए, आपने इक्विप कराए, फिर भी ठोकेंगे पाकिस्तान को। तो यह क्लियर कर दिया अब पाकिस्तानी सरकार भारत के रिटेलिएशन से सिर्फ यह कह के कि साहब हमें पता नहीं था किसने कर दिया, अब वो चैप्टर खत्म कर दिया। असल में भारत ने ना बहुत सारी एम्बिग्विटीज अब दूर करनी शुरू कर दी जी। जब तथ्य सामने हैं, जब सच्चाई इतने बड़े बड़े फॉन्ट साइज में लिखी हुई आपके सामने आ रही है, तो उसको नकारा क्यों जाए। ये जरा देखिए वो ग्राफिक्स एक बार फिर से प्ले कीजिए जो हमारी टीम ने बनाया, शानदार काम किया है। क्यों आतंक को पालने वाली ये सरकार है, वो देखिए, वो इबारत जो आपको यहां टीवी में छोटी दिखाई दे रही ना, इतनी बड़ी बड़ी इबारत दुनिया के सामने लिखी हुई। पीके श्रीवास्तव सर, इस इबारत को अब स्वीकार करके जो व्यवहार उनके साथ किया जाना है वो तय कर देना, ये मुझको लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की। ये उपलब्धि नहीं, ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ये इतना बड़ा शिफ्ट है कि इसको टेक्टोनिक मानिए आप, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अब जब वो अटैक करेंगे, हमने उनके 4 हेडक्वार्टर्स थे वहां पर पंजाब में, 5 उनके कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स, ये कैंप, उसको नष्ट किया, 4 यहां किया। अब हम तुम्हारे जो ये हेडक्वार्टर्स हैं जिहाद के, उसको मारेंगे। अब मारने के लिए संकोच नहीं करेंगे, ये साफ बात प्रधानमंत्री ने कह दी है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, ये प्रतिशोध का ऐसा संदेश है कि ये उनके कानों में गूंजता रहेगा। अगली हरकत करने से पहले सोचना पड़ेगा कि अब डिनाइबिलिटी नहीं है। डिनाइबिलिटी के चक्कर में हम थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, हम किसी और को बुलाएंगे, हम यहां जाएंगे, अब सब खत्म। आपने किया है, आप भुगतिए। वो जो कहते हैं ना कि तुम मुंह से कहो ना कहो, अगर तुमने कुछ इशारा कर दिया तो तुम्हारी मोहब्बत का इजहार माना जाएगा। अब यहां इजहार मान के कार्रवाई हो जाएगी। पीएम मोदी ने नाले अबेज से पाकिस्तान को दिया मैसेज।
पीएम मोदी का विमान नाल एयरबेस पर उतरा। बीकानेर के इस एयरबेस को पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के हमलों से एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ था। यह अभी पीके श्रीवास्तव सर इसका सिग्निफिकेंस बता रहे थे। उन्होंने ये बताया कि आवश्यक क्यों था। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं उसके पीछे एक संदेश होता है, उसके पीछे एक सोची समझी वजह होती है, और यहां जो वजह है वो बहुत साफ है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़। जब सिंदूर बारूद बना तो नतीजा दुनिया ने देखा। 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह हुए। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ये किसी आतंकवादी घटना के बाद न सिर्फ उसका प्रतिकार, उसका प्रतिशोध, न्यायपूर्ण प्रतिशोध, और उसके बाद उस बात का हवाला देते हुए उन तमाम जगहों पर जहां पर किसी ना किसी तरह का सिग्निफिकेंस है वहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी बताती है कि अब आतंक की कोई घटना यूं ही नहीं हो जाने दी जाएगी। और उसके बाद जो कार्रवाई पहले हम देखते थे वैसा नहीं होगा। इस बार जो होगा उसकी गूंज, उसका रिवर्बरेशन सुनाई देता रहेगा। ये इस जगह पर मौजूदगी जी, ये तो इस बात को तो आपके यहां देख लो, सब कुछ सलामत है। तुम्हारे यहां तुम तस्वीर भी मॉर्फ कर करके लाते हो, लेकिन ये बताना कि अब ये जो सिंदूर है मेरी रगों में ये गर्म खून की तरह बह रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो सर ने बताया ना कि पैराडाइम शिफ्ट हो गया है भारत की सोच में। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो टेक अवे ये नहीं है कि हमने आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दी और उनकी एयरफील्ड तबाह कर दी। दैट इज नंबर 2। नंबर 1 यह बात है कि पूरे भारत की सोच बदल गई कि पहले तुम हमला करोगे, फिर हम देखेंगे, फिर हम तुमसे अपील करेंगे, फिर हम दलील करेंगे, फिर हम वकील करेंगे। ये सारे के सारे चैप्टर बंद हो गए हैं। अब फैसला भी हम करेंगे, जज भी हम हैं, फांसी की सजा भी हम ही देंगे तुम्हें, और वकील भी हम हैं, सब कुछ हम हैं। हमें और किसी की जरूरत नहीं है, किसी का रेटिफिकेशन, किसी का वैलिडेशन भारत को नहीं चाहिए कि अमेरिका से पूछो, चाइना से पूछो, इससे पूछो। अब कश्मीर में या भारत के किसी भी कोने में कुछ होता है तो पाकिस्तान में आग बरसेगी, इसका यह मतलब है। और इसका यह भी मतलब है कि ये हालात आने दिए गए हैं कि आज हमको न्याय के लिए खुद कदम उठाने पड़ रहे हैं। न सिर्फ इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, बल्कि इसके लिए वो इंटरनेशनल बॉडीज भी जिम्मेदार हैं जिनको अपना रोल निभाना चाहिए था, और मुझको लगता है जो रिडंडेंट हैं। जी, आप क्या मानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी भूमिका ठीक से निभाई है इस मामले में? यूनाइटेड नेशंस ने कब अपनी भूमिका ठीक से निभाई है? यूनाइटेड नेशंस के हाथ में कुछ नहीं है, उसके पल्ले कुछ नहीं है। 1945 के बाद बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है जो उस समय का सच, आज से 80-85 साल पहले का सच बताती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। दे आर नॉट रेलेवेंट टुडे। गौरव ने जो बोला उसको मैं लेना चाहूंगा आगे। यूनाइटेड नेशंस को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। ये री इन्वेंशन बहुत जरूरी है क्योंकि अब ताकतें डिफरेंट हो गई हैं, इकोनॉमिक पावर्स डिफरेंट हो गई हैं, पॉपुलेशन की ग्रेविटी अलग हो गई है, लोगों की इच्छा अलग हो गई है। इस तरह से सिंदूर उजाड़ते रहेंगे तो हमें फिर दहाड़ना ही पड़ेगा, और वो घर उजाड़ने पड़ेंगे जिन्होंने सिंदूर उजाड़ने की हिमाकत की है। ये घर उजड़ रहे हैं और उजड़ते रहेंगे जिन्होंने सिंदूर पोंछने की हिमाकत की है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारतीय हथियारों का दुनिया भर में डंका बजना लगातार जारी है। प्रतिशोध आपको इस बारे में इन्फॉर्म करता जा रहा है। भारत के हथियारों के निर्यात में ऐतिहासिक उछाल आई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से मांग और तेज हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल तो हॉट केक हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल, सर आपने इसमें भी बड़ी भूमिका निभाई है ब्रह्मोस के भी डेवलप होने में, जरा बताइए सर क्यों है इतनी हॉट केक? ब्रह्मोस की सबसे खास बात यह है, एक बताना चाहूंगा मैं, ये जो इसका आर्मर है जिसको बोलते हैं, जो पियर्सिंग आर्मर है, ये क्या करता है, अगर 30 फुट की मिट्टी भी ऊपर हो तो घुस के नीचे मारेगा। 30 फीट तक? 2 फ्लोर लगभग 3 फ्लोर। और अगर कंक्रीट हो, हार्ड एंड कंक्रीट हो, तो 10 फुट तक मारेगा। तो आप समझिए बचोगे कहां? बंकर मुनीर, फील्ड मार्शल, ये उसके फील्ड मार्शल बंकर के अंदर भी नहीं बचेंगे। आपको क्यों लग रहा है कि वो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहा है? देखिए ना, उसका हेडक्वार्टर एक बिल्डिंग में है। ब्रह्मोस घुस जाएगा, यहां से आपने बटन दबाया, बोला हर हर महादेव, घुस गया अंदर। वो कुछ नहीं कर सकता, उसके एयर डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाते, वो डाउन नहीं कर पाते। वो क्यों पहाड़ के अंदर घुस रहा है? वो क्यों कह रहा है कि मरगला हिल्स के अंदर अपना हेडक्वार्टर ले जाऊंगा? कि पहाड़ तो नहीं तोड़ पाएगा ना कम से कम ब्रह्मोस, तो पहाड़ के अंदर बिल खोद के घुस गया वो।
ये है चक्कर। किराना भी दिखा दिया है तब भी मरगला, एक तो मरगला, अरे बड़े मरगल्ले आदमी हो यार, ये मरगिल्ले टाइप के आदमी को कहा जाता है। वही मरगला, ये नहीं, ये मरगला पहाड़ी जो है वहां जाके आदमी अपने आप को सेफ मान रहा है किराना का हाल देखने के बाद भी। दिनेश, लेकिन एक बात और है, वो आदमी जो इतना सेल्फिश हो कि सिर्फ अपने को सेव करने की सोचे, अपनी जनता का क्या, अपने आवाम का क्या, अरे सैनिकों का क्या, बंकर के अंदर घुसा हुआ था जब सब कुछ हो गया, पूरा तूफान निकल गया तब बाहर तो मुझे इनके आवाम से कहना चाहिए, ऐसे फील्ड मार्शल, एयर मार्शल, वाटर मार्शल, फील्ड मार्शल, अरे हटाओ इनको, क्या करना है, ये किस काम के आपकी रक्षा की इन्होंने की नहीं। अरे आपके यहाँ के मार्शल से अच्छा तो हमारे यहाँ के मार्शल नाम का एक वाहन होता है। बहरहाल भारतीय हथियारों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आयात के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात, भारतीय हथियारों का निर्यात 34%। और भारत के रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए ये भारतवासियों को बताया भी है कि पहले जहां आयात हुआ करता था अब निर्यात पर जोर है, हम दुनिया भर को दे रहे हैं। ये इससे तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाने वाला दादा बड़ा थर्राया होगा। बहुत ये बहुत बड़ी बात आपके इसमें यह शो करता है कि आपके वैज्ञानिकों, आपके इंजीनियर्स, आपके प्रोडक्शन की क्षमता, इन सब को मिलने के बाद और आपकी सोच, भारत सरकार की सोच, अगर आत्मनिर्भरता की सोच नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। अगर वो हो रहा है और आपका सामान की ब्रांडिंग हुई, अरे ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारा नुकसान हुआ, लेकिन एक जरूर स्टैंडिंग आई पूरे ग्लोबल स्टेज पर कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, अपने शस्त्रों से कर सकते हैं, अपने वीरों से कर सकते हैं। हमें कोई उधार के लोग नहीं चाहिए, चाइना के पास जाके गिड़गिड़ाना नहीं है, अमेरिका के पास जाके रोना नहीं है। आप जो न्याय करना होगा हम खुद करेंगे अपनी शक्ति के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम असल में आयात और निर्यात का जो पहले स्थिति थी उसमें अभी जो गिरावट आई है और जो निर्यात में बढ़ोतरी हुई है वो हम दिखा रहे हैं। निर्यात 34% से बढ़ा है, आयात 21% से कम हुआ है। हालांकि इधर जो निर्यात के खेमे में आप देख रहे हैं वो पहले हमारे भारत की तरफ से बाहर से आयातित मशीन आप देख रहे हैं, वो सिर्फ एक सांकेतिक रूप से आपके सामने रखा गया है कि हमारा खेमा ये है। उन खेमों में जो मैन बिहाइंड द मशीन्स हैं या साइंटिस्ट बिहाइंड द डेवलपमेंट हैं, वो तमाम लोग ऐसे हैं जिनका लोहा आज दुनिया मान रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं चाइना का क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने उनकी क्या थू करवाई है। जरा देखिए भारतीय हथियारों की मांग से प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, 1,27,000 करोड़ रुपए का उत्पादन, ये आप देख रहे हैं। जरा ये महत्वपूर्ण खबर है, देखिए जरा, भारतीय हथियारों की मांग से उत्पादन बढ़ा है। जाहिर है आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर बाहर से भी आपको ऑर्डर लेने हैं तो आपको फिर अपनी मशीन को और ज्यादा चलाना होगा। और ये बताता है कि आप पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। आप ये जो भारत कहता है कि जब भारत का मंगल होता है या भारत का उदय होता है तो दुनिया का मंगल होता है, दुनिया का उदय होता है। मेजर गौरव आर्या जी, ये अब दिखाई दे रहा है कि भारत के ऊपर लोगों का भरोसा और बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूं, सर बगल में खड़े हैं, he'll be able to better tell। ये बड़ा इमोशनल मोमेंट है। इट्स नॉट अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये क्या है कि हम लोग जब फौज में गए थे तब से सुन रहे हैं आकाश आकाश आकाश, हमने सुना, कुछ लोगों ने देखा भी, राइट। मैंने कभी आकाश सिस्टम चलाया नहीं क्योंकि मैं एडी में नहीं था, मैं तो इन्फेंट्री में था। आज की तारीख में जब दुनिया कह रही है कि आकाश आकाश, तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने कोई घर का ना, अपने कोई घर का उसको नोबेल प्राइज मिल गया। वो एक फीलिंग ऑफ प्राइड आती है। और सर ने तो बनाया वो सिस्टम, तो सर बेहतर बता पाएंगे, लेकिन दैट सेंस ऑफ प्राइड। अच्छा, ये आकाश मिसाइल के बारे में, ये ब्रह्मोस के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट इज मोर देन दीज फिगर्स। ये तो आंकड़े हैं ना आपके, ये जो आंकड़े हैं कि आयात इतना, फलाना, निर्यात, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ग्लोबल एक्सेप्टेंस, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, डिजाइन बाय इंडियंस। भाई भारतीय दिमाग, मेड इन इंडिया बाय इंडियंस। आज दुनिया कह रही है लाइन लगा के कि हमें आकाश खरीदना है। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? और भारतवासियों में वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना, ये भारत की लीडरशिप इस समय कर रही है। भारतीय हथियारों में ब्रह्मोस की सबसे ज्यादा मांग, 15 देशों से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड, नेटो के कई देशों से ब्रह्मोस की डिमांड। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस की 2 खेप भेज चुका है। वाह दिनेश, इसका एक फायदा और होता है, ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर हमें कभी जरूरत पड़ी और हम कभी किसी वॉर सिचुएशन में आए तो हम एक्सपोर्ट को सिर्फ बंद करना है। सर्च कैपेसिटी जो हम बोलते हैं वो ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। इसलिए अगर आज जो चीज़ आप बनाते हैं, आत्मनिर्भर होना जरूरी है, लेकिन निर्यात करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो वो आपके सर्कुलेट करता है और आपका डिफेंस बजट उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, और दूसरे अगर किसी खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो हमारे पास घर में ही बनाने की शक्ति और समृद्धि है। ये जो कहते हैं सर कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी डिफाइन करता है वर्ल्ड ऑर्डर, उसके नुआंसेस। अब देखिए ब्रुनेई, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इन जगहों से भारत के हथियार ब्रह्मोस की मांग
ये क्या बता रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, चाइना 82% पाकिस्तान के इन्वेंट्री जो है चाइनीज है। अब उसका इंपैक्ट क्या हुआ? चाइनीज अपनी इन्वेंट्री लेके चला, हम अपनी इंडिजिनस इन्वेंट्री लेके चले, वो इन्वेंट्री तबाह हो गई। आज उनको कम से कम $4 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये आकाश एयर डिफेंस मिसाइल आर्मेनिया को दिया जा रहा है, आर्मेनिया बड़ा खुश हो गया। ये आकाश तो आपने डेवलप किया है सर, ये आकाश में क्या कामयाबी की इबारत लिख दी है आप लोगों ने? बहुत बड़ी। मैं आपको बताता हूं, इतनी आप कहते हैं ना उम्मीद से दुगना, कि बैटलफील्ड सिचुएशन में अगर आप प्रूव करते हैं वही सिस्टम आपका सही सिस्टम होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सिस्टम बने बैटल के लिए, वॉर के लिए, उसमें प्रूव करना पड़ता है, और चाइनीज सिस्टम फेल हो गया। आज आप देखिए, जो चाइनीज एक था, हम लोग बार बार कहते थे कि हम चाइना से निपट लेंगे, कई बार ऐसी डिबेट हुई है, आप चिंता नहीं करिए, हम चाइना से निपट लेंगे। लोग कहते हैं चाइना ने ये बना लिया, रॉकेट की उसकी अपनी एक अलग फौज है, यूएवी की अलग फौज है, इसकी अलग फौज है, लेकिन चाइना का कोई भी इक्विपमेंट बैटल टेस्टेड नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आपका ब्रह्मोस और आकाश और समर और जितने भी आपके इंडिजिनस इक्विपमेंट है, अब सारे के सारे बैटल टेस्टेड हो गए अगेंस्ट चाइनीज इक्विपमेंट। और जो बैटल टेस्ट करवाया वो करवाया भी पाकिस्तानियों से, उसकी भी बद पिट गई भाई। एक तीर से 3 4 5 शिकार, इसको कहते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम आकाश का बजा डंका। कई देशों ने आकाश का ऑर्डर दिया, जैसा मैं कह रहा था, फिलीपींस, ब्राजील, मिस्र से भी आ सकता है ऑर्डर। ये तो कमाल ही कर दिया। मतलब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसी बात हो गई। आपको बताऊं, आपने एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, गौरव ज्यादा अच्छा बताएंगे इसके बारे में। वर्ल्ड ऑर्डर ग्रेविटेट करता है उन कंट्रीज के अराउंड जो कि इक्विपमेंट बना सकती हैं, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, बॉम्ब्स, रॉकेट्स, आर्मर्स, म्यूनिशंस, उन्हीं के अराउंड। अब पहले क्या था, 2 थे। वो एक था रशियन इक्विपमेंट होते थे, दूसरे नाटो वाले या अमेरिकन होते थे। अब ये तीसरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रिएट हो रही है। चाइना केम एज 3rd एंड वी आर कमिंग एज 4th। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात हो रही थी, शायद उसकी शुरुआत हो रही है। और एक और चीज दिनेश, इफ यू डोंट माइंड, हमारी लड़ने की क्षमता क्यों बढ़ गई है? क्योंकि उसकी मियाद बढ़ गई है। पहले हम कह सकते थे कि हाँ, हम 10-15 दिन लड़ सकते हैं, हम 20 दिन लड़ सकते हैं। अब तो अंदर खुद ही बनाना है। तो जब तक अंदर बना रहे हो तब तक लड़ते रहो। तो इसको और एक्सपैंड करने की, आत्मनिर्भर भारत को और एक्सपैंड करने की जरूरत है कि कल जब पाकिस्तान से युद्ध हो, और हमारे बेनिफिट में यही है कि उस युद्ध को हम लंबा खींचें, क्योंकि पाकिस्तान की तो कमर टूट जाएगी 4-5 दिन के अंदर। अगर हम 10-15 दिन के लिए खींच सकते हैं तो पीओके भी यस, बलोचिस्तान भी आउट, फिर सब कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान को अंदर से फ्रैक्चर करना है। पाकिस्तान को अंदर ही अंदर ये बात खाई भी जा रही है कि अब वो करेगा क्या। वो फ्रैक्चर वैसे ही हो रहा है और उसको प्लास्टर भी अब कहीं से नहीं मिलेगा। भारत की आकाश मिसाइल से अजरबैजान को मारेगा आर्मेनिया। आर्मेनिया भी भारत के इन सिस्टम्स को देख रहा है, इन मशीन्स को देख रहा है, और वो न सिर्फ भारत उसकी मदद करने वाला है, बल्कि अजरबैजान वो देश है जो कश्मीर जैसे मुद्दों पर वही राग अलापता है जो पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान उन कंट्रीज में से रहा है जिसने अजरबैजान को पहल रिकॉग्नाइज किया था। ये एहसान उतारने के चक्कर में उस सांप के साथ खड़ा हुआ है अजरबैजान के आने वाले दिनों में खमियाजा भुगतेगा। आर्मेनिया को आकाश की दूसरी खेप देने वाला है भारत। जुलाई में दूसरी खेप का निर्यात होगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये भारत की और ज्यादा बढ़ती ताकत का एक साफ परिचायक है। और ये कल पीके श्रीवास्तव कह रहे थे कि रशिया को इतना मजबूत इसलिए माना जाता रहा क्योंकि वहां पर अपने देश के लिए कमिटेड लोग रहे, वहां उनके घर में खाने पीने की कोई बहुत खेती होती है, जमकर वहां हथियारों का प्रोडक्शन होता है, और फिर ये होता है कि जो दुश्मन होगा आओ पूरा नेटो आओ निपट लेंगे। ये अपनी एनर्जी भी है, अपनी एनर्जी भी। कहीं से लाना नहीं कुछ, चार चीजें चाहिए आपको। अपने आदमी चाहिए, आपको अपना खाना चाहिए, आपको अपना तेल चाहिए, और आपको अपनी टेक्नोलॉजी वाले जहाज, मिसाइल और सब कुछ चाहिए। चारों है रशिया के पास। तो भारत अब इन पैरामीटर्स में बेटर कर रहा है। भारत अब इन पैरामीटर्स में बेटर कर रहा है क्योंकि खाने की हमारे पास कोई वो है नहीं। एनर्जी के लिए हम डिपेंडेंट है, वो हमने राउट्स बना रखे हैं। अच्छा, जल्दी से ये भी तो जान लें कि पाकिस्तान इन पैरामीटर्स में कैसा है। पाकिस्तान का कटोरा पैरामीटर है। कटोरा बचा है अभी। हाँ, हाथ में ही सीधे नहीं भाई साहब, आप पाकिस्तान का जो कटोरा है वो उसको कुछ नहीं, आपकी ब्रह्मोस उसके सामने फेल है। ठीक है, बड़े बड़े देशों के मुंह पे मारता है ऐसे पाकिस्तान कटोरा, सब लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई साहब मत मारो मत मारो, क्योंकि है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान का कटोरा तो अजर है हमारे भाई साहब। वो कटोरा, ऐसा कटोरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे बेटन ट्रांसफर की जाती है ना, वहां कटोरा दे दिया जाता है, ले बेटा आप तेरे। ये अपने मंत्री कह रहे थे कि जब हम जाते हैं कहीं तो लोग डर जाते हैं कि कहीं मांगने तो नहीं आए। मांगने तो भारतीय ड्रोन की मांग में तेजी। मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया से मांग 2030 तक ग्लोबल लीडर बनने का लक्ष्य। ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरे वॉर लैंडस्केप को बदल देने वाली टेक्नोलॉजी, और अगर उसमें भारत अपने आप को यूं
उभरता हुआ एक पावर बना रहा है, तो निश्चित रूप से फिर भारत के आगे बाकी शक्तियों को भी अब महत्व के साथ विचार करना होगा। मेजर गौरव आर्य, नहीं बिल्कुल, ये देखिए ड्रोन में हम लोगों ने काफी लेट इसमें हमने एंट्री करी, लेकिन जब हमने फैसला कर लिया तो अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लीडर बनने। सर एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा अपने दर्शकों को बता दूं। जरा देखिए ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रतिशोध में किश्तवाड़ में आतंकियों को सेना ने घेर लिया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। इस तरफ ये जो आस्तीन के सांप हैं, इनको भी पहचानना कुचलना बड़ा आवश्यक है यहां, और जाहिर है इनमें से ज्यादातर तो आस्तीन में सरका दिए जाते हैं ना उधर से। अब ये कह दिया गया है कि अब तो इधर जो होगा उस पर तुम्हारे लिंकेजेस कहां है उस पर निगाह होगी, और अब डोजियर नहीं, लगातार डोज मिलेगी। प्रतिशोध तक सीमित नहीं, अब न्याय तक पहुंचेगा। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट पर आज विचार कीजिएगा। कल एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट प्रतिशोध में हाजिर होंगे हम। नमस्कार।